राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर AP एजुकेशन पर। बुद्धि के अर्थ, परिभाषा और सिद्धांतों को पढ़ते हुए आज हम सभी पहुंचे हैं बुद्धि के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने के लिए, जो आपकी परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विचार अपने मन में लाया कि आपकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। यानी निर्णय आपको लेना है, उस निर्णय में मैं आपका सहयोगी बन सकता हूं। आप अगर अपनी परीक्षा की तैयारी का मन पूरी तरीके से बना चुके हैं तो निश्चिंत रहिए। अगर आप इस साइकोलॉजी के या एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर हैं तो आपको जितने भी तथ्य यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे वह सिर्फ एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यदि आप यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, जहाँ पर ये तथ्य पूछे जाते हैं वहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपना अध्ययन प्रारंभ करें। मैं आपके निर्णय में अपना सहयोग देते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक नैतिक जिम्मेदारी की अपील आपसे करता हूँ कि आप सभी को एक नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है कि आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने जो गंभीर छात्र हैं जो परीक्षा के प्रति, उन सभी को यह वीडियो जरूर शेयर करिए। चलिए, तो बात होने जा रही है बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया यह सिद्धांत, क्या कहता है यह सिद्धांत, किन बातों पर आधारित है, किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे गए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारी बातें यहाँ पर आज हम करेंगे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। क्या कहता है ये सिद्धांत? कहता है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है। कई सारे कारक हैं जिनके आधार पर बुद्धि कार्य करती है, या बुद्धि की जो विभिन्न योग्यताएं हैं उन्हीं को ये फिर से कई सारे कारक कह रहे हैं। फिलहाल अपने इस सिद्धांत में स्पष्टता उन कसौटियों पर बल डाला गया है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति की कोई विशेष क्षमता उसकी एक अलग बुद्धि है या नहीं। इसी से संबंधित 2013 में सीटेट में क्वेश्चन आया कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत रिक्त स्थान किन बातों पर बल देता है। तो सीधी सी बात इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की विलक्षण क्षमता, क्या उसकी कोई एक बुद्धि हो सकती है या नहीं, इस पर ही इन्होंने अपनी बात कही है। तो सीधा जवाब होगा कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमता पर बल देता है। ये प्रश्न आपका इसी पर आधारित पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो जो इन्होंने ये बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई विलक्षण क्षमता, क्या उसकी कोई बुद्धि हो सकती है, इसके पक्ष में इन्होंने लगभग 2 से 3 साक्ष्य प्रस्तुत किए। पहला तथ्य या पहला साक्ष्य जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए देखें क्या कहते हैं। पहले साक्ष्य में ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब मस्तिष्क क्षति होने से बुद्धि की किसी एक क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ जाता है, तो वह प्रभाव अन्य क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता। तो इस प्रकार से जो प्रभावित हुई है क्षमता, क्या हम उस प्रभावित क्षमता को एक अलग बुद्धि मान लें? इस प्रकार से तो हम मान सकते हैं कि वह बुद्धि अलग थी, या जो प्रभावित हुई है यह बुद्धि अलग है। एक बात इन्होंने कहा, ठीक, अपनी विलक्षण क्षमता बुद्धि है या नहीं, इसके पक्ष में इन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए। पहला साक्ष्य दे रहे हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति में कोई मस्तिष्क क्षति हो जाती है, तो मस्तिष्क क्षति के कारण कोई एक अगर क्षमता प्रभावित होती है तो दूसरी क्षमता चलती रहती है। जैसे यदि किसी दुर्घटना में मान लो बोलने की शक्ति चली जाए, तो क्या उसके देखने को लिखने की शक्ति भी चली जाती है? क्या नहीं चली जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब अगर एक क्षमता प्रभावित हो जाती है तो दूसरी नहीं प्रभावित होती, यानी जो नहीं प्रभावित हो रही है वो एक विशेष योग्यता व्यक्ति की है, यानी एक वो व्यक्ति के बुद्धि का एक अलग प्रकार है। अगर एक ही बुद्धि का सभी प्रकार होते तो उसको भी क्षति या उसको भी प्रभावित होना आवश्यक था। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि उसी तरह से कुछ व्यक्तियों में एक खास तरह की क्षमता असाधारण मात्रा में होती है, जो अपने आप में इस सिद्धांत की कसौटी के अनुसार एक अलग बुद्धि की श्रेणी में रखे जाने योग्य है।
तो एक साथ इन्होंने दिया कि यानी जब क्षति के दौरान एक पर प्रभाव पड़ता है दूसरे पर प्रभावित नहीं होती। दूसरा इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति में कोई योग्यता एक इतनी ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर तो लिखने की बड़ी अच्छी योग्यता है, बहुत अच्छा लिखता है, या हम कह देते हैं कि बहुत अच्छा बोलता है, इसकी बातों पर जैसे कोई सुनता है तुरंत मोहित हो जाता है। इस तरीके के जो भी इन्होंने विलक्षण योग्यताएं व्यक्ति के अंदर उपस्थित हैं उन सभी के आधार पर अलग अलग को इन्होंने बुद्धि कहा है और इन्हीं आधार पर अपने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस प्रकार से, आइए देखें। इन सब कसौटियों का उपयोग करते हुए गार्डनर ने मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। जब भी अपना सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया लगभग शायद 1983 के करीब, तो इन्होंने अपना सिद्धांत जब प्रस्तुत किया तो 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। अपने सिद्धांत पर यह फिर से कार्य करते रहे, उसको आगे अग्रसित करते हुए 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार और वर्ष 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार इसमें जोड़ा है। इस प्रकार से वर्तमान समय में, आज के समय में हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। सभी प्रकारों से क्वेश्चन आया है, ध्यान से आप पढ़िएगा सभी 9 प्रकारों के बारे में। पहला है भाषीय बुद्धि, भाषा से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। कहा गया है कि यह बुद्धि जिस व्यक्ति में होगी, यह जो योग्यता है, इस आधार पर वाक्य तथा शब्दों की बौद्धिकता, बौद्ध माने ज्ञान, वाक्य कौन सा वाक्य कहाँ प्रयोग करना है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है, वाक्य तथा शब्दों की बौद्धिकता, शब्दावली बड़ी अच्छी है, शब्दों के क्रमों के बीच संबंध को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ऐसे व्यक्ति यानी ऐसी भाषाई बुद्धि को हम इन सब योग्यताओं या विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में बड़ी अच्छी भाषाई बुद्धि है। ऐसी ही योग्यता का प्रदर्शन कवि कवि मंचन पर करता है, कविता के प्रदर्शन में करता है कि वह शब्दों और वाक्यों को किस प्रकार से क्रम में संयोजित करता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेखक भी अपनी लेखनी से कहानियों को इस प्रकार से क्रमबद्ध करता चलता है कि आप एक दिन की कहानी पढ़ते पढ़ते दूसरे दिन की कहानी के लिए उत्सुक हो जाते हैं, दूसरी कहानी पढ़ते हैं तीसरे दिन की कहानी पढ़ने में उत्सुक हो जाते हैं। यानी वह अपनी इन शब्दों के क्रमों को संबंधित करने की जो योग्यता उसके अंदर है, उस आधार पर यह अपनी योग्यता के आधार पर वह अपना लेख लिखता है। इसी आधार पर पत्रकार अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, इसी आधार पर वकील अच्छी अच्छी दलीलें देकर, भाई शब्दों की बौद्धिकता समझेंगे ना कि इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो वकील से अच्छा कौन जानेगा, ठीक है, वकील। और इसी श्रेणी में लेक्चरर्स को भी रखा गया है। जो व्याख्याता हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो व्याख्यान देते हैं, वह भी इन शब्दों के क्रम को यदि नहीं पहचानेंगे, उसके उतार चढ़ाव को यदि नहीं समझेंगे, तो भी उनका भी जो लेक्चर है वो बहुत उपयोगी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ऐसे व्यक्ति जिनमें शब्दों वाक्यों के क्रम को पहचानना, उनके अर्थ को समझना, उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी होना होती है, तो कहा जाता है इस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि है। चलिए दूसरे प्रकार की कौन सी बुद्धि है भैया? दूसरे प्रकार की बुद्धि कहा गया गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता। कैसी क्षमता भैया? इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता। तर्क कैसे करोगे बताऊंगा। तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं के समाधान करने की क्षमता और अंकों के पीछे संबंध को पहचानने की क्षमता तथा सदस्यता आदि सम्मिलित होती है। अब देखो जरा सा समझते हैं कि तार्किक गणितीय जो बुद्धि है, ठीक है, अब जरा सा रिलेट करिएगा आप सभी लोग कि इस प्रकार से किसने और सिद्धांत प्रस्तुत किया है अपना। तो इसी तरीके से थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 7 प्रधान कारक बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ठीक है, और उन्होंने कह दिया है कि एक प्रकार की योग्यताओं का एक समूह होता है जिसका कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई एक गुण जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसी को अलग से उन्होंने आंकिक क्षमता का, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से तार्किक गणित क्षमता किस बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। तो पता चला आप समूह कारक सिद्धांत लगाकर चले आइए, बिल्कुल नहीं। तार्किक गणित, दोनों एक जोड़ दिया है इन्होंने। तार्किक गणितीय बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का बताया हुआ एक प्रकार है बुद्धि का, जिसमें बुद्धि में तर्क करने, तर्क मतलब कार्य कारण, कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है यह जानने की योग्यता। कोई, तभी तो वैज्ञानिक नाम हुआ भैया, देखो इसीलिए तो भाइयों वैज्ञानिक आया। वैज्ञानिक क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट देखता है
कोई कॉज है तो उस कॉज का क्या इफेक्ट है, मीन्स कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य के होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, वह जानने की योग्यता एक तर्क क्षमता पर आधारित होती है। आगे गणितीय समस्याओं के समाधान, अंकों के पीछे क्रम जानने की जो क्षमता है, मिलान की क्षमता है, वह सभी बुद्धि तार्किक गणितीय बुद्धि के श्रेणी में रखी जाती है। ऐसी योग्यता जो मैथमेटिशियन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, समझाया कि नहीं समझाया आपको मैंने, काहे के लिए साइंटिस्ट कहा है कि इनमें तर्क करने की क्षमता है, कार्य कारण जानने की क्षमता है, ठीक है। तो इस आधार पर तार्किक गणितीय बुद्धि गणितज्ञ में, वैज्ञानिकों में भी होती है। ये दूसरा प्रकार हो गया, पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरे की बात हम करते हैं भैया, थर्ड जो बताया उन्होंने कौन सी है, तीसरी है स्थानिक बुद्धि। क्या है स्थानिक बुद्धि? इसमें यानी स्थानिक मतलब स्थान से संबंधित है। ये किसी भी स्थान को देख करके उसके बारे में स्थान में देख करके कोई बिल्डिंग कैसे बनेगी और उसका नक्शा बना दे कोई, ठीक। चलो समझते हैं स्थानिक बुद्धि का मतलब क्या है। इसमें स्थानिक चित्र को, स्थान पर जो चित्र है, जैसे मैं बैठा हूँ सामने तो मुझे देख करके कोई चित्र बना दे, ठीक है। तो स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। ऐसी योग्यता इस चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी मतलब चकबंदी वाले जो होते हैं, चकबंदी अधिकारी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कई जो बिखरे खेत होते हैं गाँव में, उस खेत को वो पूरा नक्शा बना देते हैं, है ना, तो वो सभी लोग जानते होंगे। इस तरीके की जो योग्यताएं हैं वह स्थानिक बुद्धि से संबंधित हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ें। शारीरिक गतिक बुद्धि, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो उसी बेस्ड सिर्फ उसी पर आधारित आपको समझाने का प्रयास करूं। तीसरा है शारीरिक गतिक बुद्धि, पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथी की बात हो रही है शारीरिक गतिक बुद्धि। क्या कहती है ये शारीरिक गतिक बुद्धि, आइए जाने। इस तरह की बुद्धि में अपनी शरीर की गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। ऐसी बुद्धि को शारीरिक बुद्धि कहते हैं, यानी अपने शरीर की गति पर नियंत्रण और उनको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। तो ऐसा सबसे अच्छा काम तो नृत्यांगना यानी डांसर्स करते हैं, ऐसा सबसे अच्छा काम तो खिलाड़ी करते हैं, ठीक है। ऐसा अच्छा काम तो जो बॉक्सर्स होते हैं, जो फाइट लड़ते हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं। जो स्विमर होते हैं, जो तैराकी करते हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। शल्य चिकित्सक, सर्जन और एयरफोर्स पायलट, क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स पायलट से कि एयरफोर्स पायलट में नहीं ऐसा क्वेश्चन आया था कि शारीरिक गतिक बुद्धि निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, तो एयरफोर्स पायलट उसमें आपके विकल्प में उपस्थित था। अच्छा भाई, तो इसमें क्या है कि कभी कभी देखो शल्य चिकित्सक क्यों आया, इसकी जगह एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चिकित्सक आएगा और शल्य चिकित्सक आएगा। चिकित्सक आपका दूसरे प्रकार की बुद्धि में आएगा। शल्य चिकित्सक सर्जरी करने वाला जो सर्जन है, जो पेट फाड़ के आपको जो भी समस्या है उसको निकालता है, ठीक है, मतलब पेट फाड़ने का मतलब आप समझ जाइएगा, ठीक है, जो सर्जरी करता है, ठीक, उसके आधार पर वह इन योग्यताओं को अपने जो शरीर के अंग हैं, उस शरीर के अंगों पर नियंत्रण। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता दूं और समझ में आ जाएगा। जब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो उस समय हम लोगों को डिसेक्शन करने को मिलता था, तो छोटा सा एक पाइला मिलता था और पाइला की एक नस निकालनी होती थी, यहाँ की नर्व निकालनी होती थी। लगभग एक दिन से हम लोग एक हफ्ते से 7 पाइला नष्ट कर चुके थे और किसी को वो नर्व नहीं मिली थी। 2 दोस्त थे हमारे, तो जुड़वा थे, वो हर बार वो नर्व निकाल लेते थे। तब हमारे टीचर ने कहा एक हफ्ते बाद कि भाई इतना छोटा सा पाइला, उसकी धागे जैसी कोई नर्व, और उसको तुम लोग फावड़े जैसे जुड़ जाते हो, जैसे फावड़ा लेकर मिट्टी खोदी जाती है। किसी भी चीज़ के लिए उसको बारीकी से, यानी क्या कहने का उनका मतलब था कि आप अपने हाथों का जो प्रयोग कर रहे हैं, उन हाथों का प्रयोग इतनी बारीकी से करिए, इतनी महीनता से करिए, जिससे वो आप इन बातों का यानी इन योग्यताओं का उपयोग कर सके। इस तरीके से शल्य चिकित्सक जो होता है वह अपने शरीर के अंगों की गति पर भी नियंत्रण रखेगा, वरना पता चला एक चाकू भोंके तो आर पार निकल जाए, ठीक। अगला संगीतक बुद्धि क्या है। इस बुद्धि में क्या है, तारत्व तथा लय को सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है।
इस बुद्धि में क्या है, तारत्व का मतलब क्या है कि आखिर कितनी तेज यानी कितने तरीके से लय क्या है, उस लय को सही सही समझने की जो क्षमता है वह संगीतिक बुद्धि है। इसमें संगीतकार के है और एक वाद्य यंत्र बजाने वाला भी है। जो भी आगे सिंगर गाना गाता है, उस सिंगर के पीछे जो लोग म्यूजिशियन बैठे होते हैं वो उनके ताल में ताल मिला करके ही अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। ठीक, जहाँ गड़बड़ होता है तो फिर देखिए मिस मैनेज जहाँ हो जाता है तहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी संगीतिक बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो तारत्व व लय को सही सही समझने की क्षमता रखते हैं। ऐसी बुद्धि संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वालों में होती है। आगे की बात आई व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, या इसको और भी एक नाम दिया गया है, इस तरह की बुद्धि में अपने भावों और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता तथा उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। सीधी सी बात कहिए, आत्मज्ञान से युक्त जो व्यक्ति अपने बारे में जान पाता है, अपने ज्ञान के बारे में समझ पाता है, उसे व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या अंतरा व्यक्तिक या अंतः कहिए ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। और दोनों बुद्धि, ये अंतः व्यक्तिक और ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो ये दोनों बुद्धि कौन कौन सी, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या फिर अंतराव्यक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक, ये दोनों बुद्धियां जो हैं वो सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। तो पहली जो है वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी अपने बारे में जो जानने की योग्यता है वह सभी में नहीं होती। योगी संत सन्यासी जो अपने बारे में अच्छी तरीके से आत्मज्ञान जान पाते हैं उनको व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रकार का जो बुद्धि है उसे, ये जो 7वीं प्रकार की उनकी बुद्धि है, उसमें कहा गया व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, दूसरे की, ऊपर क्या था व्यक्तिगत आत्मन में अपनी, यहाँ पर क्या है आप होशियार काबिल आदमी हैं, दूसरे की भी बुद्धि पढ़ सकते हैं। कैसे, देखो इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशा एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा उसके बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता होती है। माने कि किसी व्यक्ति का आप व्यवहार देखिए, व्यवहार देखकर बता दीजिए कि ये भैया अभी बहुत पिटेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति का व्यवहार देखकर उसके बारे में क्या करना, कथन कहना, ये तो एक शिक्षक भी करता है। तो फिलहाल ये शिक्षक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी करता है। तो इस तरह की बुद्धि जो दूसरे के मनोभावों को समझ जाता है, सबसे बढ़िया तो नेता होते हैं। नेता जान जाते हैं कि कौन आदमी एक हैंडपंप से खुश रह जाएगा और कौन आदमी प्रणाम करने से खुश हो जाएगा, उनको ये पता होता है, ठीक है। तो नेता, चिकित्सक आपको बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमको 3 दिन से बुखार आ रहा है, एकदम जूड़ी चढ़ी है, ठीक है। तो कह देते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुमको बुखार हुआ है या कोई ऐसी बीमारी, तो उस आधार पर वो डॉक्टर दवा आपको देता है। सेल्समैन, विक्रय अधिकारी, आप किसी दुकान पर जाते हो और वो आपके धीरे से पॉकेट समझ लेता है कि इसकी लिमिट क्या है और उसी आधार पर वो दिखाता है कि देखिए भाई साहब, अरे ये जीन्स तो आप ही के लिए बनी, अरे ये साड़ी मैडम तो आपके ऊपर किसी को और अलावा अच्छी ही नहीं लगेगी। यानी वो आपके भाव को समझकर व्यवहार करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है यानी सेल्समैन में, अगर आप कहीं किसी पता चला आप ऐसे अधिकारी बनिए तो जहाँ पर आपको इंटरव्यू लेना हो तो उस जगह पर आप में यह योग्यता होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की वो बुद्धि जानने का प्रयास करो जो किसी और की बुद्धि को पढ़ने की योग्यता कहलाती है। तो इसे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ये अंतर व्यक्तिक यानी दो में अंतर होता है ना, तो दो व्यक्तियों के बीच जो अंतर है उनकी बुद्धि जानने की योग्यता जो है वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी और मनोवैज्ञानिकों में भी होती है। आगे की बात करते हैं 8वां और 9वां जो 1998 में और 2000 में जोड़ा गया। 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी गई। इस तरह से जो इसका जो पैटर्न है इसके बारे में कहा गया कि प्रकृति में जो पैटर्न या सम्मिति मौजूद है, प्रकृति में जो पैटर्न या सम्मिति मौजूद है
उस आधार पर या उसको सही सही पहचानने की जो क्षमता है उसे प्रकृतिवादी बुद्धि है। मैं ये क्वेश्चन खोज रहा था, ये क्वेश्चन मिल गया कि सीटेट में 6 to 8 के लिए क्वेश्चन आया था जनवरी 2012 में। क्वेश्चन पूछा गया कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता किसमें होती है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें किसमें होगी? किसानों में होती है, जीव विज्ञानी में होती है और वनस्पति विज्ञानी में होती है। ठीक है, तो किसान, जीव वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक तीनों को प्रकृतिवादी बुद्धि में रखा गया है। तीनों बड़ी अच्छी तरीके से किसी भी पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने की योग्यता रखते हैं। या फिर मौसम में ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अच्छा ये बड़ी गर्मी, मई का महीना आ गया है, यानी अब जुलाई आएगी तो बारिश जरूर होगी, जल्दी जल्दी अपना अनाज काट लेना चाहिए। इस वर्ष ऐसी स्थितियां आने पर हमेशा फला मौसम की स्थिति आ जाती है। ऐसी सम्मिति जानने की जो योग्यता है वो किसानों में भी रहती है और जो जीव विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक हैं या मौसम शास्त्री हैं उनमें भी समझने की ये योग्यता सम्मिलित रहती है। और आखिरी प्रकार की जो बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या कहती है कि इसे 2000 में जोड़ा गया। थोड़ा सा और बात मैं करूंगा हल्का सा आलोचनाओं के बारे में, चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है। इस आलोचना के बारे में इसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा ठीक कैसे इन पूरी बातों का विश्लेषण करने के आधार पर। अस्तित्ववादी बुद्धि में कहा गया कि यानी तो पहली बात तो 2000 में जोड़ी गई, तो अस्तित्व व्यक्ति का कैसे बना इसके बारे में जो व्यक्ति सोच पाता है, समझ पाता है, जैसे संसार के बारे में छुपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत, मानव अनुभूति के वास्तविकताओं के बारे में जानने की क्षमता, तो ऐसी क्षमता तो दार्शनिकों में होती है। दर्शन क्या कहलाता है? ज्ञान की उच्चतम सीमा कहलाती है। तो ऐसा अमूर्त चिंतन, ऐसी अनुभूतियों के बारे में जानने की योग्यता दार्शनिक चिंतकों में देखी जाती है और उसे अस्तित्ववादी बुद्धि कहा गया है। इस प्रकार से आपने 9 प्रकार की बुद्धि देखी। कौन कौन सी? पहली आपने कही भाषाई, दूसरी आपने कही तार्किक गणितीय, तीसरी आपने संगीतज्ञ, चौथी आपने स्थानिक और पांचवी आपने शारीरिक गतिक, छठी अंतःवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक और सातवीं आपकी अंतर्वैयक्तिक, आठवीं आपकी प्रकृतिवादी और नवीं आपकी अस्तित्ववादी। ये किसी व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं भी हो सकती हैं और इसी विलक्षण योग्यताओं को गार्डनर ने अलग प्रकार की बुद्धि कह दिया है। अब इसी को बुद्धि कहने की वजह से इनकी आलोचना भी होने लगी। आलोचना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि की आलोचना है। तो एक ये जो लाइन नीचे वाली है इसको पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। कहा गया कि गार्डनर के अनुसार उपयुक्त जो तरह की 3 प्रकार की जो बुद्धि है, जो शुरू में मैंने आपको बताई कौन कौन सी, भाषाई, गणितीय और संगीतक जो बुद्धि है, ये जो बुद्धियाँ इनको तो हम माप सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा। बाकी को इतना संभव नहीं है, इतने अभी हाई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं डिज़ाइन हुए हैं जिनके आधार पर हम इस प्रकार की बुद्धि को भी माप सकें। तो इनसे भी बात हुई। या एक क्वेश्चन आया 2013 में, कहा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं। जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जिनकी बात ये अलग से बुद्धि कह रहे हैं वो अलग बुद्धि नहीं है, वो क्या है, वो अलग अलग प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से किसी एक बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। फिलहाल इनके पक्ष में उन्होंने अपना एक मत दे रखा था कि जब क्षति वाली बात कही थी। दूसरा कहा है यही परीक्षण की बात के आधार पर। दूसरा को बात आई, कहा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये भी किसी वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, फिलहाल मैंने सभी आलोचनाओं को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया। अगली जो आलोचना के रूप में इनकी आलोचना की जाती है, कहते हैं कि आप कह रहे हो कि ये बुद्धि बड़े सम्य हो सकती है, कई सारी बुद्धि होती है, लेकिन जो अक्सर हम जिसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते हैं या प्रतिभाशाली बालक जो कहलाता है, वह किसी एक न किसी एक अपनी विशिष्ट क्षेत्र को निर्धारित कर लेता है और उसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार से 3 बातों पर, यानी प्रतिभाएं बुद्धि नहीं होती ऐसा उन्होंने कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं वो अलग प्रकार की बुद्धि हैं। तीसरा, अच्छी तरीके से सभी प्रकार की बुद्धियों का मापन नहीं किया जा सकता। और तीसरे प्रकार की जो बात है वो कही गई है कि इसमें जो प्रतिभाशाली बालक है वो किसी न किसी एक प्रकार की बुद्धि का ही प्रदर्शन या किसी न किसी एक प्रकार की विशेषता का ही प्रदर्शन करता है अपने कार्यों व्यवहारों में। तो इस प्रकार से हम सभी ने हावर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा।
एक नैतिक जिम्मेदारी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। आगे हम सभी लोग स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे और पूरा एजुकेशन जितना भी है, शिक्षा के सिद्धांत, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, कुछ भी एजुकेशन में जो भी है, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन, दर्शन, मनोविज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा, जो भी है, आप सभी को सब कुछ आपको एजुकेशन का इस चैनल पर मिलेगा। थोड़ा सा मानवीय सीमाएं हैं, मैं प्रयास ये करता हूँ कि आपको कंटेंट बहुत अच्छे दे सकूँ, इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो उसी लिए समय लगता है और उसी दिशा में मेरा कार्य हो रहा है। फिर उसी टैगलाइन को मैं दोहराना चाहूँगा कि निर्णय आपका है, सहयोग मेरा है, आप सफल होंगे। उस सफलता में मेरा अगर कोई सहयोग जुड़ा होगा तो मैं अपने आप को, इस जीवन को मैं अपने धन्य मानूंगा। इसी प्रेरणा के साथ आप सभी का सहयोग सदैव मिलता रहे और मेरा सहयोग आप सभी को प्राप्त होता रहे, ऐसी ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। तब तक के लिए आप सभी लोग खूब अच्छे से अध्ययन करिए, घर पर रहिए और अपनी अध्ययन को रोकिए मत। ये बिल्कुल बहुत क्रिटिकल टाइम है जहाँ पर आपको रिलैक्स करने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें जहाँ रुकी हैं वहाँ रुकने दीजिए, आप अपना अध्ययन कार्य करते रहिए। तब तक के लिए सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय।